नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर की, जो क्लास 11th का 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्याएं। इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले सम्मिश्र संख्याएं या कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई इस तरीके की समीकरण आए, मान लीजिए x² + 1 = 0, ठीक है। अगर हमें इस समीकरण को हल करना है तो आप देख सकते हो कि x² का मान जो आएगा वो -1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से यह प्रतीत होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमें -1 तो प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब कभी भी इस तरीके के समीकरण हमें प्राप्त होते हैं गणित में, तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है कि कौन सी ऐसी संख्या लेकर के आएँ जिसका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक 1 प्राप्त हो, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे बोला जाता x² - 1 = 0 को हल करना है तो x² = 1 आता, तो x का मान हम साधारणतः सिंपली क्या लिखते हैं, प्लस माइनस का 1 लिखते हैं। बट यहाँ पर x² = -1 है, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव आए, तो यह चीज़ जो है वो बहुत प्रोबेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पर कि ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो, तो हम इसके लिए एक नई संख्याओं की संकल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं एक नए नंबर्स को, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें तो x² + 1 = 0। अगर मैं इसकी तुलना करूं ax² + bx + c = 0 से, तो देखिएगा a का वैल्यू 1 आ रहा है, b का वैल्यू 0 आ रहा है और c का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट या फिर विवेचक निकालूं तो b² - का 4ac है ना। b² का मतलब होगा 0 का स्क्वायर माइनस का 4a, a का मान कितना 1 है और c का मान कितना 1 है। तो आप देख सकते हो हमें -4 मिल रहा है, मतलब d = 0 मिल रहा है। तो क्लास 10th में हमने देखा था कि ऐसी द्विघात समीकरण या फिर ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट विवेचक <0 आता है, उसके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं ना। इसके रूट्स जो होते हैं वो इमेजिनरी, मूल जो होंगे वो क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक है। रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन को हमने वहीं पे छोड़ दिया था, फर्दर क्लास 11th के लिए इसको छोड़ा था। तो जब कभी भी हमारे पास मूल काल्पनिक आते हैं, रूट्स इमेजिनरी आते हैं, तो हम वहाँ पे क्लास 10th में उस इक्वेशन को वहीं पे छोड़ देते थे और बोलते थे कि इसके रूट जो है, रियल रूट्स जो है वो पॉसिबल नहीं। बट हम क्लास 11th की बात करेंगे तो इसके अब हम रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कैसे रूट्स निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको आयोटा का जो है नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। इससे बोलते हैं आयोटा, ठीक है। अब आयोटा क्या होता है, तो आयोटा का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में -1 होता है। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट में -1। मतलब जब हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो हम एक ऐसा नंबर लेकर के आ गए हैं जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, हमारे पास -1 आ जाए। बात समझ में आ रही कि ना रही, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कभी भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आए, जैसे x² + 1 = 0 को सॉल्व करना है, तो x² का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो x क्या आएगा, अंडर रूट में -1 और ये आ जाएगा अपने पास +-1। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम बात करें आयोटा x की वैल्यू की बात करें तो x जो अपने को मिलेगा वो x मिलेगा कितना, +- का आयोटा। बात समझ में आ रही कि ना रही, ठीक है। जब हम आयोटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, अंडर रूट में -1 का अंडर रूट में -1 का स्क्वायर, मतलब हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। और माइनस के आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें कितना मिलेगा, अंडर रूट में -(-1) का स्क्वायर, तो ये भी हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, ठीक है जी। अब देखिएगा यहाँ से नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ आयोटा, पावर ऑफ आयोटा, ठीक है, मतलब आयोटा की घातें। अब इसे समझिएगा, आयोटा की घातें क्या होती है, पावर ऑफ आयोटा। अगर मैं आयोटा की पावर 1 की बात करूं तो आंसर आयोटा आएगा। अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूं तो ये आएगा अपने पास आयोटा इंटू आयोटा। हम जानते हैं कि आयोटा का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट में -1, तो अंडर रूट में -1 को अंडर रूट में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, -1। आयोटा की पावर 3, इससे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू अभी मैंने -1 बताया, तो -1 इंटू आयोटा में कितना मिलेगा, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर
इसका मतलब ये अपने पास आएगा माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो अपने को क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। तो अगर मैं आयोटा की लगातार 4 घातों की बात करूं तो एक का मान आता आयोटा, एक का मान आता माइनस आयोटा, एक का मान आता एक का मान -1 माइनस आयोटा और प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल कैसा आता है, एग्जाम्पल बोले जाता है आयोटा की पावर, मान लीजिए आपको बोले जाता है 26 का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, इसको इससे आयोटा की पावर 4, ठीक है, 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 चौक 24 है ना, तो 24 इंटू आयोटा क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 24 को आयोटा की पावर 4 की पावर 6 और ये आपके पास आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 आता है, तो 1 की पावर 6 इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 1 की पावर 6 1 आएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई आपको, है ना। अब देखिएगा इसमें और हम देखते हैं, मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, आयोटा की पावर आपको 101 निकालनी, तो आपको एक काम करना है कि आयोटा की पावर जितनी हो सके वो 4 के गुणज में लेकर के आइए, मल्टीपल ऑफ 4 में लेकर के आइए, ताकि अपना आंसर कितना आए, 1 आए। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 100 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 25 इंटू कितना आएगा, आयोटा। अब इसका वैल्यू 1 होता है, 1 की पावर 25 इंटू आयोटा, 1 की पावर 25 मतलब 1 इंटू आयोटा, तो आंसर कितना आएगा अपने पास, आयोटा। तो आयोटा की पावर 101 का जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, आयोटा के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं नोट करवा के भी आपको बता देता हूँ, क्या नोट करा करके आपको बताता हूँ कि अगर आपको आयोटा की पावर 4 के गुणज में मिले, मतलब आयोटा की पावर 4m होती है, तो इसका वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। मतलब कि अगर हमें बोला जाए आयोटा की पावर 4 की टेबल में, मतलब अगर मैं 40 बोलूँ तो आंसर 1 आएगा, आयोटा की पावर अगर मैं 44 बोलूँ तो आंसर 1 आएगा, आयोटा की पावर सपोज करो मैं 48 बोलूँ तो भी आंसर 1 आएगा, आयोटा की पावर अगर मैं 104 बोलूँ तो भी आंसर 1 आएगा। मतलब आयोटा की पावर अगर 4 के मल्टीपल में है, 4 के गुणज में है, तो हमें आंसर ऑलवेज कितना मिलेगा, 1 के बराबर मिलता है। ठीक है जी, अब इसमें एक और नोट करके मैं चीज़ बताता हूँ, नोट करके क्या, आयोटा की लगातार 4 घातों का योग, 4 देखिएगा, आयोटा की लगातार 4 घातों का योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। बात समझ में आ रही, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मैं बोलूं आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3, इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4, तो आयोटा का वैल्यू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था -1 होता है। ठीक है, और आयोटा की पावर 3 जो होता है वो माइनस का आयोटा होता है, और आयोटा की पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो देखिए आयोटा माइनस आयोटा -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा 0। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे, जब कभी भी ऐसा है तो आप आयोटा की पावर n कॉमन ले लो, बचेगा कितना, आयोटा, आयोटा की पावर यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा, आयोटा की पावर n जैसे ही आप कॉमन लेते हो, ठीक है, तो आपको कितना बचेगा यहाँ से, आयोटा की पावर कितना, ये आपको बच जाएगा 1, ये आ जाएगा आपके पास कितना, आयोटा की पावर 1 प्लस आपको आयोटा स्क्वायर मिलेगा, ये आयोटा की पावर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो देखिए ये 1 आएगा, आयोटा आयोटा एज इट इज रहेगा, ये -1 होता है। ठीक है, और ये आपके पास माइनस का आयोटा, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर आएगा आयोटा की पावर n इंटू 0, मतलब हमें आंसर मिलेगा 0 के बराबर। ठीक है जी, तो कभी भी ऐसा आपके पास क्वेश्चन आए, जैसे मैं बोलूँ आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 104 प्लस आयोटा की पावर 105, इसका वैल्यू तो देखते पता चल रहा है कि वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्या, आयोटा की पावर 102 कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस आयोटा 1 आएगा, ये आयोटा स्क्वायर आएगा, ये आयोटा की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, 1 1 रहेगा, आयोटा आयोटा रहेगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा की पावर 102, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा,
और आयोटा की पावर 102 इंटू 0, आंसर कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एग्जांपल लेता हूँ प्लस माइनस में। जैसे मैं बोलता हूँ आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 डिवाइड बाय आयोटा की पावर 2 प्लस का आयोटा। हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिएगा, इसे ज्ञात करने के लिए काम करता हूँ मैं, आयोटा जो है वो स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें? आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा कितना? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 के बराबर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे पास, जैसे आयोटा के बारे में आप परिचित हो गए, अब हम बात करते हैं सम्मिश्र संख्या। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा हेडिंग था उस पे आते हैं। सम्मिश्र संख्या, ठीक है, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यदि किसी अंक को, यदि किसी संख्या को, इफ एनी नंबर, यदि किसी संख्या को z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो वह सम्मिश्र संख्या कहलाती है। ठीक है, सम्मिश्र संख्या कहलाती है। इफ एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यदि किसी संख्या को a प्लस आयोटा b में निरूपित किया जा सकता है, या a प्लस आयोटा b के रूप में प्रदर्शित की जाने वाली संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। अब इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, है ना। ध्यान दीजिए, a जो होगा यह एक वास्तविक संख्या है, a जो है वह वास्तविक संख्या है। ठीक है, और b जो है यह भी वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। a और b दोनों ही वास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं इस भाग का और इस भाग का, ठीक है, तो यह भाग कहलाता है वास्तविक भाग, यह कहलाता है वास्तविक भाग। ठीक है, और यह भाग कहलाता है काल्पनिक भाग, मतलब आयोटा के साथ वाला, है ना, यह कहलाता है काल्पनिक भाग। ठीक है, रियल पार्ट, और इसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और ये होता है आपका रियल पार्ट। ठीक है, अब समझिएगा, रियल पार्ट ऑफ z, है ना, इसे हम a लिखते हैं, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, इसे हम क्या लिखते हैं? आयोटा b के फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, और साधारणतः इमेजिनरी पार्ट ऑफ एट, ये आयोटा भी होता है, लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसमें हम जो है वो आयोटा को सम्मिलित इस रूप में नहीं करते। अगर आपको सिंपली पूछे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो आपका आंसर आएगा बी। लेकिन बी जो है वो क्या है? एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। ठीक है, चलिए अब हम इस पे एग्जांपल देखते हैं। मुझे बोला जाता है z इक्वल्स टू 3 प्लस का आयोटा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा, रियल पार्ट ऑफ z, है ना, रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो 3 होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, है ना, ये कितना होगा अपने पास? 4 होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z,
हाँ जी, तो यहाँ तक आपको मामला समझ में आ गया होगा। रियल पार्ट ऑफ जेड 3 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है, 4 है। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट में हम देखते हैं इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मतलब दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता, दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता। ठीक है, अब देखिएगा दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता का मतलब है, मान लीजिए हमारे पास एक Z1 सम्मिश्र संख्या है, यह है a प्लस का आयोटा b, है ना, और दूसरी सम्मिश्र संख्या है Z2, यह है x प्लस का आयोटा y। ठीक है, तो अगर Z1 का वैल्यू Z2 के इक्वल है, मतलब a प्लस का आयोटा b जो है वो इक्वल है x प्लस के आयोटा y के, है ना, तो ध्यान दीजिए इसका वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा और काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर, मतलब a बराबर किसके आ जाएगा, x के आ जाएगा, और b बराबर किसके आ जाएगा, y के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इस दो सम्मिश्र संख्याओं की समानता का प्रतिबंध होता है, कंडीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो x1 जो है वो अपने पास है x प्लस का 3 आयोटा। ठीक है, और x1 नहीं, ये z1, और z2 जो है वो मैं बोलता हूँ 2 प्लस का y आयोटा। ठीक है, मुझे बोला जाता है कि अगर Z1 जो है वो इक्वल्स टू Z2 है ना, तो हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है x एंड y का वैल्यू। क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y का वैल्यू। तो देखिए x प्लस का 3 आयोटा अगर बराबर है 2 प्लस के y आयोटा के, ठीक है, तो x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा, और y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बोलता हूँ Z1 इक्वल्स टू का 2 माइनस का आयोटा है, ठीक है, और Z2 इक्वल्स टू a प्लस का आयोटा भी है। अगर Z1 का वैल्यू Z2 के इक्वल है तो हमें a एंड b फाइंड आउट करना है। तो 2 माइनस का आयोटा अगर a प्लस के आयोटा b के बराबर, तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू आएगा 2 के बराबर। ठीक है, और b का वैल्यू जो आएगा वो -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करके अज्ञात राशि या अननोन क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम बात करते हैं, देखिएगा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है अपना इसी में एग्जाम्पल। ठीक है, वो एग्जाम्पल है 3x प्लस का आयोटा टाइम्स 5x माइनस का 4x माइनस का 5y। क्या दे रखा है, 4x माइनस का 5y, है ना, ये इक्वल है किसके, 9 प्लस का आयोटा इंटू -8 के। ठीक है, तो हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, 3x जो आएगा वो 9 के इक्वल आएगा, तो x का वैल्यू किसके इक्वल, 3 के इक्वल, और उसके बाद में 4x माइनस का 5 आयोटा, 4x माइनस का 5y, ये किसके इक्वल, -8 के इक्वल। x का वैल्यू 3 है, तो 4 इंटू 3 माइनस का 5y इक्वल्स टू कितना, -8। तो 4 इंटू 3 12 माइनस का 5y इक्वल्स टू -8। ठीक है, शिफ्टिंग करते हैं, तो 5y जो आएगा 12 प्लस का 8 कितना, 20, तो y का वैल्यू आ जाएगा किसके इक्वल, 4 के इक्वल। ठीक है, तो x और y इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एलजेब्रा है उसको हम देखते हैं, है ना, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिएगा कैसे, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। देखते हैं इसको।
सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखिएगा सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित या फिर अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, है ना। सबसे पहले योग की बात करते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं एडिशन, ठीक है। देखिएगा अगर मुझे बोला जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल्स टू A1 प्लस आयोटा B1, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 A2 प्लस आयोटा B2, ठीक है। तो जैसे ही मैं Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करूंगा तो क्या होगा, रियल पार्ट रियल से ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, मतलब A1 प्लस A2 ऐड हो जाएगा और प्लस का आयोटा कॉमन हो जाएगा और क्या आएगा B1 प्लस B2, ठीक है। रियल आयोटा वाला आयोटा के साथ ऐड करना है और विदाउट आयोटा वाला विदाउट आयोटा के साथ, है ना। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। अगर Z1 इक्वल्स टू 3 प्लस का आयोटा 4 है और Z2 इक्वल्स टू 4 प्लस का 3 आयोटा है, ठीक है, तो हमें Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा 3 प्लस का 4, है ना, 3 प्लस का आयोटा 4 में हम ऐड करेंगे 4 प्लस का 3 आयोटा, है ना। तो 3 प्लस 4 कितना आएगा 7, आयोटा कॉमन ले लेते हैं, 4 प्लस 3 कितना आएगा 7। तो Z1 प्लस Z2 का जो वैल्यू आएगा वो 7 प्लस का आयोटा 7 के इक्वल आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करें ना, अंतर, है ना, तो अंतर में भी यही होता है, अंतर, ठीक है, या फिर डिफरेंस, ठीक है। तो देखिएगा अंतर में भी यही होगा। अगर हम Z1 माइनस का Z2 करें, ठीक है, दोनों का अंतर ज्ञात करें तो क्या होगा, वही चीज A1 माइनस का A2 हो जाएगा प्लस का आयोटा B1 माइनस का कितना हो जाएगा B2 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम अंतर भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर मैं इसमें डिफरेंस फाइंड आउट करना होता तो क्या आता, Z1 माइनस का Z2, है ना, तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1 और 4 माइनस का 3 प्लस का 1, तो माइनस का 1 और प्लस का आयोटा अपना आंसर आ जाता, ठीक है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंस जो है वो हमने देखा यहाँ पर, ठीक है जी। चलिए अब देखिए अब इसके एडिशन में कुछ रूल होते हैं। वो एडिशन में जो रूल है वो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। सबसे पहले आता है यहां पर संवरक का नियम, मतलब क्लोजर लॉ। एडिशन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है रूल्स रिलेटेड टू एडिशन, रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। योग के गुणधर्म या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, योग के गुणधर्म, ठीक है। पहला आता है संवरक का नियम या फिर संवरक रूल, है ना, इसे बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर रूल, ठीक है। देखिएगा क्लोजर रूल, ठीक। अब देखिएगा अगर हमें बोला जाता है कि अगर Z1 जो है वह एक सम्मिश्र संख्या है, सम्मिश्र संख्या, ठीक है, और Z2 भी क्या है, एक सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 भी क्या होता है, एक सम्मिश्र संख्या ही होगा, मतलब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। सम्मिश्र संख्या होगा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ठीक है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन होता है वो भी क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। फिर आता है क्रम विनिमय का नियम, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आता है
क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। देखिएगा, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब Z1 प्लस Z2 करो या फिर Z2 प्लस Z1 करो, हमारा आंसर जो होगा वो सेम होगा। कैसे? अगर मैं Z1 का वैल्यू जो है वो x प्लस का आयोटा y ले लेता हूँ और Z2 का वैल्यू मैं a प्लस का आयोटा b ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए x प्लस के आयोटा y में अगर मैं a प्लस का आयोटा b ऐड करूँ, है ना, तो देखिएगा क्या होगा, x प्लस a प्लस का आयोटा कॉमन हो जाएगा, y प्लस का कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ये अपने पास किसका वैल्यू, Z1 प्लस Z2 का। क्लियर है? ठीक है। उसी टाइप से अगर मैं Z2 प्लस Z1 करूँ, मतलब a प्लस आयोटा b में ऐड करूँ मैं x प्लस का आयोटा y, ठीक है। तो देखिएगा a में x ऐड कर देंगे, ठीक है, प्लस का आयोटा, और b में y ऐड कर देंगे, तो दोनों ही जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। इसका मतलब ये क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है एसोसिएटिव लॉ, है ना, एडिशन में एसोसिएटिव, इसे हम बोलते हैं सहचार्यता का नियम, सहचार्यता नियम, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। अब देखिएगा, हमें बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो Z1, Z2 और Z3 है ना, तो Z1 को Z2, Z3 को ऐड करके करो या फिर Z1 में Z2 ऐड करके फिर Z3 को ऐड करो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखिएगा, उसके बाद में आता है योगात्मक तत्समक नियम, जिसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ, है ना, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आइडेंटिटी लॉ का मतलब ये है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कौन सा वैल्यू ऐड किया जाए कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें खुद मिल जाए, है ना। योगात्मक तत्समक नियम, ठीक है, इसे बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखिएगा, मुझे बोला जाता है यदि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इक्वल्स टू सपोज करो x प्लस का आयोटा y, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, Z1 में कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि मुझे वापस Z1 ही मिल जाए। तो हमें पता होता है कि Z1 में हम क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Z1 मिल जाएगा। 0 का मतलब क्या होता है, Z1 प्लस का 0 प्लस का 0 आयोटा, तो हमें कितना मिलेगा, Z1 मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने पर हमें वही नंबर मिल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा योगात्मक तत्समक हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आता है आपके पास योगात्मक प्रतिलोम, है ना, इसे बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, है ना, जिसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब देखिएगा, एडिटिव इनवर्स या फिर योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए। तो z इक्वल्स टू सपोज करो x प्लस का आयोटा y, ठीक है, तो z में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आ जाए। तो z में हमें माइनस z ऐड करना पड़ेगा, तभी आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं z का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो माइनस z होता है। इसका मतलब माइनस z का मतलब क्या होगा, माइनस का x प्लस का आयोटा y, ठीक है। तो यही चीज़ है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, माइनस z को ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं
दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लिया, हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, CN लिख रहा हूं, सम्मिश्र संख्याओं का गुणन। ठीक है, देखिएगा, अगर हमें बोला जाता है हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या Z1 है, ये हमारे पास x1 प्लस का आयोटा y1 है। ठीक है, दूसरी सम्मिश्र संख्या Z2 है, x2 प्लस का आयोटा y2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x1 प्लस का आयोटा y1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x2 प्लस का आयोटा y2 से। क्लियर है? अब देखिएगा, x1 का x2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x1 इंटू x2, फिर x1 का इससे होगा तो प्लस का आयोटा x1 इंटू y2, फिर y1 का इससे होगा तो आयोटा y1 इंटू x2, प्लस इन दोनों का होगा तो देखिएगा ये आयोटा इंटू आयोटा आएगा, मतलब आयोटा स्क्वायर y1 y2। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे x1 x2, आयोटा अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या आएगा x1 y2 प्लस का x2 y1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो ये y1 y2, तो विदाउट आयोटा वाली टर्म से एक तरफ कर लेते हैं, मतलब x1 x2 माइनस का y1 y2। ठीक है, और प्लस का कितना आएगा x1 y2 प्लस का x2 y1 विथ आयोटा। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है, ये दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एग्जाम्पल से करेंगे तो बहुत आसान काम है। Z1 का वैल्यू सपोज करो 2 प्लस का 3 आयोटा ले लेता हूँ, और Z2 का वैल्यू 1 प्लस का 2 आयोटा ले लेता हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 2 प्लस का 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस के 2 आयोटा से। ठीक है, तो देखिएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 मिलेगा, फिर 2 आयोटा से होगा तो 4 आयोटा मिलेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 3 आयोटा मिलेगा, 3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा 2 प्लस का ये हमें मिल जाएगा 7 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस का 6, 2 माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस का कितना 7 आयोटा, ये क्या आ जाएगा, दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्लोजर लॉ है या क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको यहीं से समझा देता हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, दैट इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसे हम संवरक का नियम बोलते हैं, संवरक या फिर क्लोजर। ठीक है, ये होता है आपके पास क्या, क्लोजर। ठीक है, अब इसके बाद में आता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब देखिए, अगर Z1 इंटू Z2 को हम Z2 इंटू Z1 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये कॉम्यूटेटिव होगा, है ना, इजी इजी है। कॉम्यूटेटिव मतलब ये क्या होगा, क्रम मिनी में होगा ना, क्रम मिनी में होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्रम मिनी में होता है। ठीक है, और Z1 Z2 इंटू Z3 इक्वल्स टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, है ना, तो यह क्या होता है, सहचार्य होता है, सहचार्य। ठीक है, इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये आता है गुणन, इसे बोलते हैं गुणन आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, या इसका हिंदी में जो नाम होता है वो आता है इसका गुणन तत्समक।
ठीक है। तो देखिएगा, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किससे गुणा करूं कि मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, ठीक है। तो हमें पता होता है किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई। तो हम बोल सकते हैं कि एक जो है वो इसका क्या है, गुणन आइडेंटिटी है, मतलब गुणन तत्समक है, ठीक है जी। अब इसमें आता है अपने पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसे हम बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम में ध्यान देना कि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर 1 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, इसके रेसिप्रोकल से करेंगे, व्युत्क्रम से करेंगे, तभी तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि z का गुणन प्रतिलोम है ना, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये होता है 1/z होता है। और 1/z को जनरली हम z इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो z इनवर्स का मतलब होता है 1/z, ठीक है। अब गुणन प्रतिलोम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता भी देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। अगर z का वैल्यू x प्लस का आयोटा y है, ठीक है, तो z इनवर्स जो होता है वो 1/x प्लस का क्या होता है, आयोटा y होता है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा कि z का वैल्यू x प्लस आयोटा y है, तो z इनवर्स का जो वैल्यू होता है वो 1/1 क्या होता है भाई, हमारे पास x प्लस का आयोटा y होता है, ठीक है जी। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अगर हमें आगे सॉल्व करना है तो हमें क्या आना चाहिए, हमें एक तो आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड पता होना चाहिए, ठीक है, और उसका कॉन्जुगेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। सबसे पहले अब आपको ये ध्यान रखना है। अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जब कभी भी आपके पास इस तरीके से आए तो आप क्या करो, x प्लस आयोटा y को तो रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करो x माइनस के आयोटा y से ना, x माइनस के आयोटा y से, है ना, ताकि हमारा क्या हो, हर का परिमेयकरण हो जाए, मतलब रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर हो जाए। तो अब क्या होगा, यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, a प्लस का भी और a माइनस का भी, तो a स्क्वायर माइनस का आयोटा y का होल स्क्वायर, तो ये अपने को मिलेगा x माइनस का कितना, आयोटा y। तो अब देखिएगा x माइनस का आयोटा y तो अपने को मिल गया, और अपॉन में कितना x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर रहेगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो हमारा आंसर आएगा ये। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो x अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का आयोटा y अपॉन में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये अपने को क्या मिल जाएगा, z इनवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो z इक्वल्स हमें बोला गया है 2 प्लस का 3 आयोटा, ठीक है, तो हमें z इनवर्स निकालना है। तो z इनवर्स का मतलब क्या होगा, 1/2 प्लस का 3 आयोटा। अब क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब संयुग्मी से गुणा करेंगे। आगे संयुग्मी बताऊंगा अभी, बट अभी ध्यान रखो आयोटा है तो माइनस आयोटा ले लेना। तो अब अपने को यहाँ से क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये अपने को मिलेगा प्लस माइनस के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हमें कितना मिलेगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा, माइनस के आयोटा 3 का क्या मिलेगा, स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पे आपके 2 माइनस का 3 आयोटा। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, आयोटा स्क्वायर का -1, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, तो 9 + 4 आ जाएगा, और ये 2 माइनस का 3 आयोटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2/9 + 4 13 होता है, और माइनस का 3 आयोटा डिवाइड बाय 13। तो ये अपने पास किसका वैल्यू, z इनवर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लिकेशन तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके मॉड्यूलस और इसके आर्गुमेंट, अर्थात मापांक और कोणांक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।